नमस्कार। अकुलमय व्यापार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है ग्रेट ऋषिज ऑफ इंडिया, और इसके अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक महान ऋषि के बारे में जिनका नाम है चरक। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि आचार्य चरक के बारे में। आचार्य चरक को चिकित्सा का पिता माना गया है। उनको ये बहुमूल्य और ये चमकता हुआ ताज पहनाया गया है, क्योंकि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसकी कोई तुलना हम नहीं कर सकते। उनकी प्रसिद्धि चरक संहिता से जुड़ी हुई है, जो कि आयुर्वेद का विशेष कोश है माना जाता है, एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। आर्य चरक ने अपनी जो प्रतिभा थी उसके माध्यम से मानव शरीर की रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, औषध विज्ञान, रक्त संचरण और मधुमेह, तपेदिक, हृदय रोग आदि जैसे रोगों के तथ्यों का खुलासा किया है। और चरक संहिता में उन्होंने लगभग 1 लाख हर्बल औषधि गुणों का भी वर्णन किया है, और उन पौधों का भी वर्णन किया है जिसको हम चिकित्सा में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मन और शरीर पर आहार और गतिविधियों का प्रभाव बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं। और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि आध्यात्मिकता और शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में जो हम निदान करते हैं या उपचार करते हैं, वो विज्ञान, वही जो उनका तरीका है, वो एक विज्ञान के रूप में बहुत बड़ा योगदान हम इसको समझ सकते हैं। जब हम आगे बात करते हैं आचार्य चरक के बारे में या चरक संहिता के बारे में, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम आयुर्वेदा और जीवन शैली के विषय में भी थोड़ा जानें। और आपको बता दें कि चरक के अनुवादों के अनुसार स्वास्थ्य और रोग पूर्व निर्धारित नहीं होते। हमें पहले से पता नहीं होता कि हम कौन सी बीमारी से ग्रस्त होने वाले हैं, लेकिन जब जीवन अगर हम जी रहे हैं और अगर हम बीमार हैं, तो मानव प्रयासों और जीवन शैली तथा आयुर्वेदिक प्रणाली के साथ इन सभी बीमारियों को हम ठीक किया जा सकता है। थोड़ा अगर हम इस जीवन शैली पर ध्यान दें तो हम अपना जो जीवन है सुधार सकते हैं, इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। भारतीय विरासत और आयुर्वेदिक प्रणाली के अनुसार सभी प्रकार की बीमारियों की रोकथाम में उपचार की तुलना को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चरक भी कहते हैं कि बीमारी से ज्यादा जरूरी है कि उस बीमारी की रोकथाम की जाए। और इसके अंदर जो प्रमुख स्थान दिया गया है वो जीवन शैली, प्रकृति के साथ रहना और 6 मासों के साथ किस तरह से अपने जीवन को उसी हिसाब से ढालना, इसमें बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है और ये संपूर्ण कल्याण की गारंटी भी देता है। ऐसा लगता है कि चरक, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो हमेशा इस बात को उन्होंने महत्व दिया है कि इलाज से बेहतर रोकथाम है, और सिद्धांत के शायद वो शुरुआती समर्थक माने जा सकते हैं। और उनके हिसाब से वो कहते हैं जो चिकित्सक होता है उसके बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और उन्होंने कहा है कि अगर आप एक चिकित्सक हैं तो जो चिकित्सा है उसको ज्ञान और समझ की दीपक के साथ रोगी के शरीर में प्रवेश करना चाहिए। अगर जिस काम में वो विफल रहता है तो वो कभी भी रोगों की इलाज नहीं कर सकता, लोगों को ठीक नहीं कर सकता। उन्होंने पर्यावरण सहित सभी कारकों का अध्ययन करना जरूरी माना है एक चिकित्सक के लिए, जो कि रोगी की बीमारी को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी चिकित्सक को कि पूरे एनवायरनमेंट को वो स्टडी करे दवाई देने से पहले, और फिर उसका उपचार करे। और ये जरूरी है। तो इलाज की तलाश करने की तुलना जो घटना है
तो इलाज जब इस तरीके से किया जाता है तो बहुत बहुत कारगर सिद्ध होता है और बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि शारीरिक कार्य और उपचार के बारे में, जो कि आचार्य चरक ने चरक संहिता में लिखा है। उन्होंने हिप्पोक्रेटिक शपथ से 2 शताब्दी पहले चिकित्सा और चिकित्सकों के लिए एक नैतिक चार्टर निर्धारित किया है। एक शरीर जब एक कार्य करता है तो उसमें 3 प्रकार के सिद्धांत को उन्होंने महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 तरह के दोष होते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, और उन्होंने इन दोषों का इस तरह से विवरण किया है, जैसे गति जिसको हम वत बोलते हैं, परिवर्तन जिसे पित्त बोलते हैं, और स्थिरता जिसको हम कफ बोलते हैं। और जब ये दोष शरीर में होते हैं और ये दोष जब धातु को इफेक्ट करते हैं, और जिस तरह का हम भोजन करते हैं, जिस तरह के धातु का इफेक्ट भोजन पे पड़ता है, तो उस तरह की बीमारियां उस व्यक्ति को होती हैं। जब हम धातु की बात करते हैं तो अंग्रेजी में कह सकते हैं रक्त, मांस और मंजा। और भोजन की समान मात्रा जब भी कोई एक शरीर जब कोई खाता है तो उसका जो असर होता है वो दूसरे शरीर से भिन्न होता है, और दूसरे शरीर में डिफरेंट तरीके के दोष पैदा कर सकता है। तो इसलिए एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बीमारी तब होती है जब मानव शरीर में जो 3 दोष का संतुलन बिगड़ जाता है, और संतुलन बहाल करने के लिए उन्होंने औषधियां भी निर्धारित की है। यदि भी शरीर में कीटाणुओं से वो अवगत थे, लेकिन उन्होंने इसे प्राथमिक महत्व नहीं दिया है। चरक ने मानव शरीर और भिन्न अंगों की शारीरिक रचना का भी अध्ययन किया और उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने मानव शरीर में मौजूद दांत सहित कुल हड्डियों की संख्या 360 बताई है, और उन्होंने कहा है कि जो हृदय है वो केंद्र होता है और शरीर को नियंत्रण करता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हृदय तेरे मुख्य चैनलों के माध्यम से पूरे शरीर से जुड़ा है, और उन चैनलों के अलावा अलग अलग आकार की अनगिनत और भी चैनल है जो न केवल पोषण तत्व शरीर को पहुंचाती है, बल्कि अपशिष्ट, जैसे कि अपशिष्ट अगर हम अंग्रेजी में कहें तो जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी मार्ग जो प्रदान करती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्य चैनलों में जब भी कोई रुकावट होती है तो शरीर या तो किसी बीमारी से ग्रस्त होता है या शरीर में विकृति आ जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं चरक संहिता की। चरक संहिता या अगर हम कहें कि आयुर्वेद बहुत ही पुराने समय से हमारे जीवन शैली में गुथी हुई रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं अग्निवेश में जो एक चिकित्सक थे और वो अत्रेय ने जो मार्गदर्शन किया उसको अग्निवेश ऋषि ने अराउंड 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसका संग्रह, चिकित्सा संग्रह किया और अग्निवेश संहिता की रचना की। इस काम पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर हम पुराने समय में देखें तो आयुर्वेदा एक वे ऑफ लाइफ बन चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो उस समय लोगों के ध्यान से चूक गई। लेकिन अग्निवेश संहिता को दोबारा से चरक ने संशोधित किया और उसका नाम बदल के चरक संहिता रख दिया, और इसी रूप में ये जो चरक संहिता और लाइफस्टाइल और आयुर्वेदा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। चरक संहिता आयुर्वेदा की 2 मूलभूत ग्रंथ हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि सुश्रुत संहिता उनमें से एक है, एक चरक संहिता है। और जब हम चरक संहिता की बात करते हैं तो ये संस्कृत में है और इसमें लगभग 120 अध्याय हैं जो 8 पुस्तकों में विस्तृत है। इसके अलावा चरक संहिता में भी आप ये विवरण पाएंगे कि आहार, स्वच्छता, रोकथाम, चिकित्सा शिक्षा के महत्व और स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक है कि चिकित्सा और नर्स अपनी जो ड्यूटी है वो समझे और ये सब चीजों का समन्वय करके रोगी का इलाज करें, तभी रोगी को फायदा होगा। तो आगे मैं बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि
2 शताब्दियों तक इस विषय पर बहुत काम किया गया और हालांकि कई और विश्व की कई भाषाओं में चरक संहिता का अनुवाद भी हुआ। उनमें से प्रमुख है अरबी और लैटिन भाषाओं में अनुवाद करने के बाद जो ये ज्ञान था जो चरक संहिता ने दिया और लाइफस्टाइल का जो ज्ञान है वो जगह जगह देशों में फैला और लोगों ने उसको अपनाया। यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि जो हमारे ऋषि द्वारा जो कार्य किया है, जो योगदान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आश्चर्यजनक है। और वे जो गुरु थे या ऋषि वैज्ञानिक थे या ये सारे जो लोग थे, इनका एक महान व्यक्तित्व है और हमें दृढ़ता से अनुशंसा करते हुए हमारे ऋषियों का इस जो का एक गहन ज्ञान है या उनका योगदान है उसको स्कूल के पाठ्यक्रम में पुस्तकों में शामिल करना चाहिए, ताकि युवा मन ये समझ सके कि हम एक महान सभ्यता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस महानता और इस संस्कृति को आधुनिकता और भविष्य की सदियों की ओर ले जाने में हमारी जिम्मेदारी बने और इस जिम्मेदारी को जो लोग हैं वो समझें। तो इसके साथ ही हम ये सब्जेक्ट पर विराम लेते हैं और आपसे ये वादा करते हैं कि हम अगले श्रृंखला में जो ग्रेट ऋषिज ऑफ इंडिया में एक नए व्यक्तित्व के साथ फिर हाजिर रहेंगे। लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं, आप कुछ इस में ऐड करना चाहते हैं, उन कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लीजिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।